बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने सुना, हमने फिर एंट्री की किसी मिली नगमे के साथ, दिल दिल पाकिस्तान। एज़ यू नो, पाकिस्तान हमारा दिल है, हमारा जिगर है, हमारी जान है, हमारे दिल की धड़कन है। एंड एज़ यू नो, 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर कह रही हूँ, 1 अगस्त से हम सिलसिला शुरू कर देते हैं सेलिब्रेशन का ऑन पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क। सो उसी सिलसिले को आगे ले जाते हुए आज का टॉपिक भी कुछ पाकिस्तान से और पाकिस्तानियत से रिलेटेड है। व्यूअर्स, आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल बड़ी मज़े की एक कैंपेन ऑनलाइन चल रही है, बल्कि हर जगह ये आप देख रहे हैं। और ये कोई स्पेसिफिक कैंपेन नहीं है, ये एक जनरल सी चीज़ शुरू हुई है कि हर बंदा ये कह रहा है कि भाई अगर आपने 14 अगस्त के लिए झंडा ख़रीदना है, क्रैकर्स ख़रीदने हैं, या आपने कोई वो लाउड शोर वाला भोपू टाइप चीज़ बजाना है, तो वो भी चीज़ें अगर आप लेते हैं 14 अगस्त के पॉइंट ऑफ व्यू, तो 100, 150, 200, 500 रुपए की आपको ये चीज़ें पड़ती हैं। 1500, 2 5 हज़ार के भी फ्लैग्स आपको मिलते हैं। तो जब आप इतने पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं, उसकी जगह अगर उन्हीं पैसों को आप यूटिलाइज़ कर ले पौधा लगाने के लिए, तो क्या ये बेहतर बात नहीं होगी? मैं उस दिन एक वीडियो देख रही थी, तो एक अंकल है, उन्होंने बनाई हुई थी वीडियो ग्रीन शलवार कमीज़ के अंदर टिकटॉक पे। और वो बेसिकली पहले वो गए और उन्होंने जाके डिफरेंट स्टैंड से पूछा कि भाई ये चीज़ कितने की है, ये चीज़ कितने की है। झंडा हो गया, वो शोर मचाने वाला हॉर्न हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, उसके बाद वो एक नर्सरी गए और उन्होंने उस बंदे से पूछा कि भाई सबसे सस्ता पौधा आपके पास कौन सा है? तो उसने एक पौधा उठाया और उसने कहा भाई ये 100 रुपये का एक पौधा। तो बात यह है कि अगर आपने कुछ अच्छा करना ही है, कुछ पॉजिटिव करना ही है, अपने मुल्क को कंट्रीब्यूट करना है, यू वांट टू प्ले अ पॉजिटिव रोल, देन वो आप ऐसे भी तो कर सकते हैं। वन व्हीलिंग करना, शोर मचाना, लोगों को डिस्टर्ब करना, ट्रैफिक के निज़ाम को ख़राब करना। बहुत से लोग अपने घर में गेट टुगेदर्स रख लेते हैं 13 की रात को। अब ये एक बड़े मज़े की चीज़ है कि भाई गेट टुगेदर रखा, हर 14 अगस्त को बड़े लोग ऐसे होते हैं वो अपने घर बारबेक्यू रख लेते हैं, या अपने घर वैसे ये गेट टुगेदर रख लेते हैं फैमिली फ्रेंड्स का। अच्छा, अब उस गेट टुगेदर में शोर और आसपास के लोगों को तंग करने का पूरा सामान तैयार होता है, लेकिन एक्चुअली जिस मुल्क को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। देखें, आप पाकिस्तान को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप ये शो करना चाहते हैं कि आप अपने मुल्क से कितना प्यार करते हैं, तो क्या बेहतर नहीं है कि आप दरख्त लगा लें, घर की अपने मुल्क की सफाई का ख्याल रखें, अपने लॉज को फॉलो करें, टैक्सेस पे करें जो हर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान का फ़र्ज़ है, बिकम अ टैक्स पेयर। ये सारी चीज़ें तो हम कर सकते हैं ना। देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं जिनका एक आम इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि एक आम शहरी, एक रेगुलर पाकिस्तानी, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, व्हाटएवर मज़हब, आप इतनी पार्टिसिपेशन तो डाल सकते हैं, अच्छी पार्टिसिपेशन। शोर वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो एक दफ़ा फेंकी जानी है। एंड व्यूअर्स, मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस चीज़ का होता है कि हमारे यहाँ झंडियाँ इतने शौक़ से लगाई जाती हैं, फ्लैग्स इतने शौक़ से लगाए जाते हैं, और वही झंडियाँ 15 तारीख को या 14 की रात को ज़मीन पर पड़ी होती हैं। हमारा फ्लैग जो एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल, वो मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसका अदब हम सबको करना चाहिए, बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग, हर किसी को। मतलब फ्लैग के साथ बदतमीज़ी या डिसरिस्पेक्ट करने पे मुल्कों के बीच में जंगें छिड़ जाती हैं व्यूअर्स। सो द पॉइंट इज़, अपने ही फ्लैग की बेहुरमती करना, उसकी डिसरिस्पेक्ट करना, उसको ज़मीन पे फेंक देना, आई डोंट नो, मुझे इन चीज़ों की सेंस नहीं समझ आती, ना ही मुझे इन चीज़ों की लॉजिक समझ आती है। मेरा ओपिनियन हमेशा से एक ही चीज़ के ऊपर कायम रहा है कि भाई करना है तो कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करो, और अगर नहीं कर सकते पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन तो कुछ ना करो। हिस्सा डालना है, लेकिन स्टूपिड हिस्सा डालना है जिस हिस्से की वजह से लोगों को नुकसान होना है, तो क्या फ़ायदा गाइस। खैर, हमारे साथ आज म्यूज़िक की अगर हम बात करें तो हमारे बहुत ही प्यारे भाई हमारे साथ हैं, जिनके म्यूज़िक पे हमने एंट्री भी दी। नवीद नवाज़ हैं कीबोर्ड पे, मोहम्मद इकबाल हैं बेस गिटार पे, जग्गू खान है ढोलक पे, शाहिद महमूद हैं ऑन द तबला, और शाहिद महमूद के साथ बैठे हुए हैं साजिद अली ऑन द ड्रम्स। तो आप सबको वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम भाई। और बात यह है कि व्यूअर्स, जब हम बात करते हैं पब्लिक सर्विस मैसेज की या किसी भी पॉजिटिव चीज़ की, तो हर बंदा अपने प्लेटफॉर्म, अपनी सिचुएशन, अपनी डायनामिक का फ़ायदा उठाते हुए अपने मुल्क को कंट्रीब्यूट कर सकता है। जैसे कि
एक लाइव मॉर्निंग शो है, अभी सुबह सुबह हम इधर उधर की कोई बात कर सकते थे, लेकिन हमने इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ किया बात करने की, पॉजिटिविटी की, कि भाई शजरकारी, दरख्त लगाने, प्लांटेशन की तरफ जाएं, शोर फजूल हरकतें, जस्ट वो जो कहते हैं ना, तमाशे का लगाने से हज़ार गुना बेहतर है एक दरख्त लगा ले, एक पौधा लगा ले, जिससे ऑक्सीजन भी फराहम होगा। हमारे मुल्क में आपको पता है व्यूअर्स, कितना बड़ा इशू है। अभी कुछ ही महीनों में, 1-1.5 महीने, 2 महीने में स्मॉग इतनी ज़्यादा हो जानी है कि हर बंदा उसको पंजाब साइड पे तो कहेगा कि धुंध है, लेकिन हम सबको पता है वो धुंध नहीं होती, वो स्मॉग होती है। हम सांस तक नहीं ले पाते उस हवा के अंदर। सो ये जो आपने भोपू और ये जो आपने झंडियाँ और ये चीज़ें लेनी है, ये आपको कोई बेनिफिट नहीं देने वाली। हाँ, अगर आप पौधे लगाएंगे, हर बंदा, अगर हर इंसान पाकिस्तान का एक दरख्त लगा ले, एक पौधा लगा ले, हर इंसान सिर्फ एक लगा ले, तो आप सोचें कि कितना बड़ा फ़र्क पड़ सकता है हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में। और ये अगर एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बच्चे खेल कूद के लिए ऐसी चीज़ें ख़रीदते हैं, तो ये भी एक एक्टिविटी हो सकती है। एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करें, वीडियो बनाएं और उसको लगाएं। सोशल मीडिया पे कितनी नॉनसेंस हम लोग लगाते हैं, बच्चों की उछल कूद करते हुए, एक दूसरे के साथ मजाक करते हुए। कभी कोई अच्छी चीज़ भी लगा दें सोशल मीडिया पे, किसी अच्छे मैसेज के साथ, किसी पॉजिटिव मैसेज के साथ। तो जहां आपने रील्स और वीडियोस दूसरी चीज़ों पे बनानी है, 14 अगस्त की सेलिब्रेशन की, वहाँ पे दरख्त लगाएं और उस मोमेंट को सेलिब्रेट करें। उस दरख्त की बर्थडे उस दिन को बना दें। और आप सोचें कितने दरख्तों की बर्थडे होगी 14 अगस्त को, अगर हर बंदा एक एक दरख्त अपने हिस्से का, एक एक पौधा अपने हिस्से का लगा दे। सो आज ये रिक्वेस्ट आपसे करनी थी। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे प्यारी सी शेफ़ तैयबा अल्ताफ़ हमारा वेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम तैयबा जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक प्यारी, आप बताओ। शुक्र अल्लाह का। अच्छा तैयबा जी, एक चीज़, हम लोग हमेशा जब सोचते हैं सेलिब्रेशन का, तो हम हमेशा पैसा खर्च करने पे और नुकसान के बारे में सोचते हैं, फाइनेंशियल खर्चे के बारे में। हम कभी ये नहीं सोचते कि इस सेलिब्रेशन का किसी को क्या फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल। जैसे कि बर्थडेज पे जी, फूल 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 फूल, हर बंदा फूल ले आता है। फूल बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन वो लग के उसी दिन वेस्ट हो गए। और ज़्यादातर तो फूल ऐसे आते हैं जो आपको पता है वो तीलियों के ऊपर सिर्फ सिर लगाया हुआ होता है फूल का, वो वैसे ही सुबह तक ख़त्म हो जाते हैं। सो क्या बेहतर नहीं है कि अगर 10 दोस्त आ रहे हैं बर्थडे पे, 10 के 10 जो है 1000 रुपये भी खर्च करें, तो हर फ्रेंड जो है वो 1000 रुपया डाल के एक प्यारा सा सूट अपनी सहेली को दे दो। आप समझ रही हैं? जी बिल्कुल। आपने एक सूट दे दिया, वो सूट आप सबकी तरफ से आया और वो फिर उसने पहना भी और उसको फ़ायदा हुआ उसको। बिल्कुल। आपकी वाइफ को मोबाइल चाहिए, वो कब से कंप्लेन करिए कि मुझे मोबाइल चाहिए, तो आपने केक ले लिया, खाने पे सबको ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, एक तमाशा आपने लगा लिया, एंड में आपने उसको एक फॉर एग्जांपल आउटिंग करा दी और वो उसका गिफ्ट हो गया। तो उस आउटिंग, वो जो आपने 15-20 हज़ार का खर्चा किया, उस 15-20 हज़ार रुपये को अगर आप उसके मोबाइल में ही डाल के उसको नया मोबाइल ले देते तो उसको ज़्यादा फ़ायदा हो जाता। सही कह रही हैं। सेलिब्रेशन तो दोनों तरीके से है तैयबा जी। और दूसरा ये कि आपने इसमें बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि जो प्लांट का आपने कहा है कि नॉइज़ पोल्यूशन या ख़र्चा करने की तरफ नहीं हमें जाना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि जैसे अब आप देखें, हम कहीं पे जाते हैं, हमने अपनी गाड़ी पार्क करनी है, हम शेड ढूंढ रहे होते हैं, तो वही शेड अगर हम एक पॉजिटिव वे में देखें कि हम शेड में गाड़ी तो हर बंदा खड़ा करना चाहता है, लेकिन प्लांट लगाने की तरफ कोई भी नहीं आता। तो ये ट्रेनिंग मेरे ख्याल में हमें अपने बच्चों को भी अभी से ही बताना चाहिए, ताकि जो है ये उनकी हैबिट में ये चीज़ जो है वो शामिल हो जाए और हमें जो है वो एक सरसब्ज पाकिस्तान जो है वो मुयसर हो। और आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया। पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, तो हमारे यहाँ तो वैसे ही हर चीज़ को हरा भरा होना चाहिए, और हमारे फॉरेस्ट कवर को यानी कि ग्रीनरी को बढ़ने के बजाय वो कम होती चली जा रही है, क्योंकि जिस स्पीड पे दरख्त काटे जा रहे हैं उस स्पीड पे लगाए तो जा नहीं रहे। और सिंपल बात है, एक दरख्त को उगने में, एक पौधे को बड़ा होने में एक टाइम लगता है। काट कूट के वहाँ पे बंजर ज़मीन छोड़ जाते हैं, ना वहाँ कुछ लगने जोगा, ना वहाँ कुछ होने जोगा, बस एक खाली मैदान पड़ा हुआ है। और वहाँ पे जो जानवर होते हैं, जो चरिंद परिंद होते हैं, हर चीज़ मुतासिर होती है। बिल्कुल। सो हम इस वक्त इस धरती से, इस मिट्टी से सिर्फ व्यूअर्स लेते चले जा रहे हैं, हम दे कुछ नहीं रहे। और जब तक हम अपना हिस्सा नहीं डालेंगे, जैसे कि आज हमने किचन में फॉर एग्जांपल हमारा मेन्यू क्या है आज हम बना रहे हैं दाल मखनी। दाल मखनी,
अब देखें ना, दाल मखनी, दाल भी अगेन एग्रीकल्चरल चीज़ है, बिल्कुल ज़मीन से आने वाली चीज़ है। कोई भी चीज़ अगर आप देखें खाने पीने की, वो मिट्टी से आती है या वो अपनी खुराक मिट्टी से लेती है, जी जानवर हो गए तो। बिल्कुल। अब आप कुछ छोड़ ही नहीं रहे उनके लिए व्यूअर्स, सो अपना हिस्सा भी तो डालें ना। इस मुल्क, इस दुनिया में रहना है और सुकून की सांस लेनी है तो अपना हिस्सा तो डालना है। अब पोल्यूशन को कम करने का अभी अगर सारे ये हिस्सा डाल देते हैं तो आप मुझे बताएं तैयबा जी, और 1.5-2 महीने बाद जब ये स्मॉग फॉग ये सारी बकवास आएगी 2-2.5 महीने बाद, तो क्या हालात बेहतर नहीं होंगे? बिल्कुल। और आप ये देखें कि हम अपने चाइल्डहुड में सुनते थे कि पानी का प्रॉब्लम होगा और मतलब बड़ी अजीब चीज़ लगती थी कि पानी हमें जो है वो ख़रीदना पड़ेगा। और आपको याद है मिनरल वाटर जब आया था शुरू में, तो सबने कहा ये क्या पागलों वाली हरकत है, ये तो इलीटिस्ट एक हरकत है, ये तो इलीट क्लास करती है। अच्छा, ऐसी उस मिनरल वाटर की ज़रूरत पैदा की कि अब मिनरल वाटर के अलावा कुछ पीना नहीं है, नलके का पानी पीने के काबिल नहीं रहा, और वो जेन्युइनली पीने के काबिल नहीं रहा। और ये आपको वार्निंग सदियों पहले दे दी गई थी, लेकिन किसी ने नहीं बात सुनी, और आज वही चीज हो गई है। आप मौसम देखो यार जी, बेवक्त का मौसम है। सर्दियों में गर्मी, गर्मियों में सर्दी, बारिश उस टाइम पे हो रही है जब बारिश की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। लोगों ने पौधे और फसलें उस हिसाब से लगाई हैं कि बारिश तो इस टाइम पे होती है, बारिश गलत वक्तों पे हो रही है, लोगों की फसलें बर्बाद हो रही हैं क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आ रही, वेदर इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। बिल्कुल। और आप ये देखें कि हम इन चीज़ों के साथ अडेप्ट कितना होते जा रहे हैं। मतलब कल को अगर हम सुनते थे बेहतर करने के बजाय हम अपने आप को बुरा बनाते जा रहे हैं, अडेप्ट करते जा रहे हैं हम इन चीज़ों को। सो वही वाली चीज़ है ना कि व्यूअर्स, हर बंदे ने अपना हिस्सा डालना है, और अपना हिस्सा एक दरख्त, एक पौधा लगा के तो डाला जा सकता है। सदका खैरात लोग कितना करते हैं। अक्सर ऐसा होता है, हाय बच्चे को नज़र लग गई, इसकी नज़र उतार लो। भाई नज़र उतारने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके नाम का पौधा लगा दो भाई। बात यह है कि हम सब अपना अपना हिस्सा अपने अपने तरीके से डाल सकते हैं अगर डालना चाहें तो। खैर, दाल मखनी की रेसिपी हम ब्रेक के बाद लेंगे क्योंकि हमने एक ट्रिब्यूट पेश करना है एक बहुत ही ब्रिलियंट और अजीम पर्सनालिटी को। 12 अगस्त है और टेलीविज़न की नोन और बेहतरीन एक्ट्रेस दुर्दाना भट्ट साहिबा, दुर्दाना आपा की आज डेथ एनिवर्सरी है। बहुत ही प्यारी और मीठी पर्सनालिटी व्यूअर्स, जेन्युइनली अगर किसी इंसान को आप मीठा कह सकते हैं तो दुर्दाना आपा बहुत ही मीठी इंसान थी। 9 मई 1938 को आप लाहौर में पैदा हुई। अपनी एजुकेशन, और आप बहुत हाईली एजुकेटेड बाय द वे खातून थी, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एक्टिंग का आपने आगाज़ किया। थिएटर में भी आपने काम किया, फिर ड्रामा 50-50 में आपने अपनी पहचान बनाई। आपका ड्रामा आंगन टेढ़ा, तन्हाइयाँ, नौकर के आगे चक्कर और रानी जैसे बेशुमार ड्रामे जो हैं उनमें आपने मेमोरेबल कैरेक्टर्स प्ले किए। और ये सिर्फ कुछ के नाम ले रही हूँ, आपने हज़ारों प्रोजेक्ट्स में काम किया। इसके साथ साथ आपने फ़िल्मों में भी काम किया। आपको गवर्नमेंट की जानिब से तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। 12 अगस्त 2021, 3 साल पहले आप हमसे जुदा हुई। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात बुलंद फरमाए और आप सब उनको अपनी दुआओं में आज याद रखिए। दुर्दाना आपा वाज ट्रूली अ फिनोमिनल पर्सनैलिटी। हम सब की कंडोलेंसेस उनके पूरे ख़ानदान के साथ हैं। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ज़ैनब गोंदल हमें ज्वाइन करेंगी। बाहर का खाना वर्सेस घर का खाना पे बात होगी, लेकिन शेफ़ तैयबा से अभी दाल मखनी की भी रेसिपी लेनी है। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ब्रेक के बाद आपकी फेवरेट न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, डिज़ाइनर ब्रांड्स पहनने वाली ज़ैनब गोंदल हमारे साथ हैं। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ैनब, हर बार तुम्हारी इंट्रोडक्शन के साथ ना मैंने कुछ ऐड करना होता है। एग्जैक्टली। हाँ, मैंने पाँव देखा ना, मैंने कहा जूता, बड़े बाजी ने बड़े ब्रांडेड जूते पहने हैं, ज़रा हम मेंशन कर दे। ब्रांडेड शूज़ भी पहनती हैं, लेकिन आज हम ब्रांडेड शूज़ की नहीं बात कर रहे, हम बात करेंगे बड़ी ही अनब्रांडेड चीज़ की, उस चीज़ की जो बिल्कुल दाल बराबर है, क्योंकि वो है ही दाल। अच्छा, मसला ये है आज, बल्कि इस वीक से हमने शुरू किया है दाल वीक, लाइक पल्सेस वीक। नाइस। पल्सेस से मुराद ये लोबिया हो गई, लाल लोबिया, सफ़ेद लोबिया, काले चने, सफ़ेद चने, डिफरेंट दालें, मूंग, मसूर, व्हाटएवर, दालों का वीक करें। दालें कितनी इंपॉर्टेंट है? अच्छा, दालें हमारी लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वो इस तरह से क्योंकि बहुत सारे लोग वो होते हैं जो गोश्त पसंद करते हैं, लेकिन गोश्त आप एवरीडे लाइफ में इंक्लूड नहीं कर सकते। अब हमें पता है कि जो दालें हैं हमारी, वो प्रोटीन का बड़ा एक रिच सोर्स होती हैं।
अब अगर प्रोटीन आप गोश्त से ऐड नहीं कर रहे तो डाइट में किसी चीज़ से तो डालना है, तो हम लोगों ने डाइट में एडिशन जो है प्रोटीन की वो हम दाल से कर सकते हैं। दालें सारी ही की सारी जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं, मुफीद होती हैं, चाहे हम चनों की बात करें, सफ़ेद हों काले हों, दालों की बात हम कर रहे हों, सभी दालों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं और अपनी जो एक न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंस है वो सभी की अपनी अपनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक इस पॉइंटर से स्टार्ट करना चाहूँगी कि जब पहले ज़माने में कोई भी बीमार होता था तो उसको जब वो रिकवरी फेज़ में आता था उसको ब्लैक चने खिलाए जाते थे या उसका शोरबा जो है वो पिलाया जाता था। वो इसलिए पिलाया जाता था कि सबसे ज़्यादा हेल्दी जो है आपके लिए वो ब्लैक चनों का शोरबा होता था, रिकवरी फेज़ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देता था। हाँ। तो अब पेशेंट्स को आप देते थे, पेशेंट्स बड़ी जल्दी हील कर देते थे। अब वही चीज़ हम इन द फॉर्म ऑफ आईवी या ड्रिप्स दे रहे होते हैं अपने पेशेंट को। वही पेशेंट अगर स्विच कर जाए, अभी भी ब्लैक चनों का शोरबा ले, ब्लैक चने खाए, तो वो खुद ही से हेल्दी हो जाएगा। बट वही वाली चीज़ है ना कि हम बॉदर नहीं करते, हमें सिर्फ वो चीज़ अपनी सेहत के लिए अच्छी लगती है या मयारी लगती है जो महंगी होती है। बिल्कुल। जब तक चीज़ एक्सपेंसिव ना हो तो ये बच्चे, ये बहुत बड़ी हमारे माशरे की एक प्रॉब्लम है कि जब तक कोई चीज़ महंगी नहीं है। अच्छा, दाल भी महंगे रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर करेंगे कि महंगी, बड़े मज़े की दाल, क्योंकि महंगी है तो मज़े की होगी दाल मखनी उसका नाम रख दिया तो वो महंगी हो गई, तो वो महंगी हो गई। और हम यही बात अभी डिस्कस कर रहे थे, इकबाल भाई मुझे बता रहे थे कि जग्गू भाई आप बता रहे थे, जग्गू भाई बता रहे थे कि ਹੁਣ कहीं जाके दाल मखनी खाओ तो एनी वड्डी प्लेट दाल दी ते उत्ते ते एक कतरा जिहा पिया होंदा है कि वो शायद कुछ मक्खन नुमा चीज है तो वो मखनी हो जाएगी। एक छट्टा मक्खन का लगा दो लिटरली। सो अब तो ये वाला मसला है ना कि अगर किसी पे फैंसी लेबल लग गया तो वो बड़ी अच्छी चीज है। आज दाल को कह दो कि भाई दाल जो है वो आपको 1 किलो दाल जो है वो 20,000 की मिलेगी, पागल हो पूरा जाएगी पाकिस्तान नहीं भागेगा दाल खाने के लिए। नहीं जुगनापी, एक और चीज़ भी है। आज अगर हम ये कह दें कि जो दाल है जो 20,000 की मिल रही है वो आपकी स्किन को एजिंग से रोक सकती है, तो दाल पूरे पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएगी। दाल पूरे पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएगी और हर बंदा दाल के एक टब में बैठा हुआ पाया जाएगा। मसला ये है कि हम लोग जो चीज़ पानी, अभी तो ब्रेक से पहले यही तो बात हो रही थी कि मिनरल वाटर हमें कहाँ ज़रूरत है तो हमने यूज़ करना शुरू कर दिया। पानी बोतल में मिल रहा था, बड़ी कूल चीज़ थी कि लोग मिनरल वाटर की बोतल लेके घूम रहे हैं। अब हर बंदा मिनरल वाटर के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। गेस्ट आके बैठता है तो कहते हैं कि मिनरल वाटर ही है ना, तो बंदा कहता है हाँ जी, हर किसी के गिलास में मिनरल वाटर ही डाल। बिल्कुल। सो वही चीज़ है जिस चीज़ की ज़रूरत क्रिएट कर दो। ट्रू। लेकिन दाल एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से ऑनेस्टली ज़रूरत है, हम सबको उसकी बहुत शदीद ज़रूरत है और एग्जिस्ट भी करती है और घरों में और हर जगह वाफिर मिकदार में अवेलेबल होती है। और कुछ अफोर्ड करें या ना करें, आप मुर्गी गोश्त नहीं अफोर्ड करते, दाल आपको न्यूट्रिशन दे देती है। बिल्कुल। दाल पनीर कंबाइन कर लें, दाल और पनीर डिफरेंट स्टेजेस पे डेली खाते रहें, आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो जो रेसिपी है आज की पहले वो शेयर करें। जी बिल्कुल। दाल मखनी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। उड़द की दाल हम इस्तेमाल कर रहे हैं 3 कप, सुर्ख लोबिया 1/4 कप, तेज़ पत्ता 2 से 3 अदद, गरम मसाला पाउडर आधा खाने का चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, प्याज 2 से 3 अदद, टमाटर प्यूरी 1 कप, क्रीम 1 पैकेट, मक्खन 5 से 6 खाने के चम्मच, तेल हस्बे ज़रूरत, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, लीमू और क्रीम हम गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसकी पहले मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ। दाल मखनी के लिए आपने क्या करना है कि उड़द की दाल, जिसको हम साबत माश की दाल भी कहते हैं और कॉमन आप लैंग्वेज में देख लें तो हम उसको काले माँ कहते हैं, ये वो दाल है। और मसर आपने बिल्कुल नहीं लेने, ये मसर हरगिज़ नहीं है। और इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको लोबिया और दाल चना, इन तीनों चीज़ों को आप अच्छे से बॉईल कर लेंगे और दाना जो है वो नज़र आना चाहिए, आप देखिएगा अभी जब मैं यूज़ करूँगी। और सुर्ख लोबिया जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए आपने उसको पहले बॉईल कर लेना है, उसके बाद दाल चना और फिर एंड में जो है वो आपने उड़द की दाल इसमें ऐड करके अच्छे से बॉईल करके रख लें। उसके बाद आपने प्याज जो है उसको गोल्डन ब्राउन करना है, उसमें हम अदरक लहसुन की पेस्ट, टमाटर प्यूरी, ये चीज़ें ऐड करेंगे। जितने मैंने आपको मसाले बताए हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे, अच्छे से भूनेंगे, दाल को ऐड करेंगे। और क्योंकि ये जब बॉईल करने के बाद थोड़ी थिक हो जाती है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसके बाद जो है हम इसमें एंड में क्रीम, मतलब
उतारने से पहले, सर्व करने से पहले हम इसमें क्रीम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और आपने तड़का इसलिए नहीं लगाना, इसलिए क्योंकि हमने इसको ऑयल के साथ, मसाले के साथ कुक किया, तो इसको तड़के की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी अगर आप बहुत पसंद करते हैं तो आप 2-3 टेबल स्पून बस, ज़्यादा वो जिस तरह हम अमूमन दाल को तड़का लगाते हैं वैसा नहीं लगाना। और इसको हम गार्निश करेंगे और एंड में बिल्कुल जो है इसमें हमने कसूरी मेथी ऐड करनी है। और तड़का राइस की तरफ आ जाते हैं। तड़का राइस के लिए चावल 1 किलो, तेल हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका, गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच, तेज़ पत्ता 2 से 3 अदद, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, प्याज 2 से 3 अदद और गरम मसाला साबुत 1 खाने का चम्मच। इसके लिए आपने क्या करना है, चावलों को अच्छे से वॉश करना है। कोई भी दाल है या चावल है, आप उसके अंदर स्टार्च होता है, आपने उसको जितना अच्छा वॉश करेंगे उतनी अच्छी उसका जो है, जैसे चावल है वो आप कहते हैं खिला खिला नहीं बनता, तो वो इसलिए नहीं बनता कि आप उसको अच्छे से वॉश नहीं करते। तो कम से कम 4 से 5 दफ़ा आप उसमें पानी डाल के अच्छे हल्के हाथ से उसको मिक्स करके तो उसको वॉश करें। और इसका तरीका मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने जो है वो प्याज गोल्डन ब्राउन कर लेना है, उसमें हम ज़ीरा ऐड करेंगे, साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे और उसके साथ जो स्पाइसेस मैंने आपको बताए हैं वो ऐड करके हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। अगर आप स्टॉक ऐड करना चाहते हैं तो जितना आपको चावल कुक करना है उतना आप स्टॉक ऐड करके और बस इसका पानी खुश करके इसको दम दे दें और फिर हम इसको दाल के साथ सर्व करेंगे। थैंक यू। वही तो चीज़ है ना कि देखो, अब इतनी मज़े की, इतनी सिंपल रेसिपी उन्होंने बता दी है। आप अगर ये ही खाने में, ये आपका लंच है, इट्स मोर देन इनफ। बिल्कुल, आप भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं। ऑब्वियसली आप कहते हैं कि बच्चों को थोड़े ज़्यादा कार्ब्स देने चाहिए क्योंकि वो उछल कूद ज़्यादा करते हैं, तो दाल या रोटी के साथ बच्चों ने खा लिया, आप इसको बोल में डाल के विद स्पून आराम से खा सकते हैं। और अब मज़े की बात ये है साथ में ये आपने एक सैलेड का एक बड़ा सा बोल बना लिया, दाल का आपने एक बोल ले लिया, साथ में रायता भी आपने रख लिया। सभी फूड ग्रुप्स को आपने बहुत इजीली और अच्छे से कवर कर लिया। You see, it's really just a matter of making your own life easier. बिल्कुल बेवकूफ़ी हम तब करते हैं जब हम कोशिश करते हैं ओवर स्मार्ट होने की। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ओवर स्मार्टनेस हमें मरवा देती है। ओवर स्मार्ट होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप दाल बना रहे हैं, आप भिंडी बना रहे हैं, आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक चीज़ ये याद रखें कि आपके घर में कौन कौन सा इंसान खाना खाने वाला है। बिल्कुल। अम्मी, अब्बू, आप लोग, आपके भाई बहन, आपके बच्चे, हर बंदे की फ़र्क रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बिल्कुल। और बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि घर में किसी 1 या 2 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का इशू है या व्हाटएवर, तो फिर आपने खुराक को उस तरीके से प्रिपेयर करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो होता है ना कि हम अलहदा से अब्बा जी के लिए आप खाना बनाते हैं, भाई क्यों आप अब्बा जी के लिए अलहदा खाना बनाते हैं? आप सबका खाना परहेज़ वाला अच्छा बनाएं, और अगर किसी के खाने में तड़का या चीज़ एडिशन करनी है वो बाद में कर दें। नमक हम हद से ज़्यादा डालते हैं खाने Oh my में। God। और ये जो बाहर का खाना है, एक्चुअली आज हम दालों पे बात तो कर ही रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली क्योंकि आज हम ये वीक शुरू कर रहे थे, लेकिन घर में खाना खाने और बाहर खाने में बड़ा फ़र्क है। फर्क है, ऐसे ही है। वही जो मैं बात कह रही थी ना, बाहर का खाना हमें 1500 रुपए का भी कबूल है, लेकिन जब घर पे दाल बनानी पड़ती है तो वो 200 रुपए की भी हमें चुभ रही होती है। जबकि एक अच्छी चीज़ आपको सस्ती, मयारी, मज़े की घर पे बन रही है। इशू क्या है? आपको पता है रेस्टोरेंट्स दालें, सब्जियां वगैरह क्यों रखते हैं? जी। क्योंकि उनकी कोई कॉस्ट नहीं होती उसको बनाने की। और अक्सर अगर किसी ने दाल मंगा ली है प्लेट, तो अगर वो 500 रुपए की प्लेट दाल की आई है तो उसमें से एक्चुअली उनका खर्चा 50 रुपए था। बिल्कुल। तो रेस्टोरेंट्स बड़े खुश होते हैं जब आप उधर जाके दाल, सब्जियां, जो वो चीज़ आप ऑर्डर करते हैं तो दिखने में महंगी है लेकिन उसकी कॉस्ट तो उतनी नहीं होती। बिल्कुल। मटन और आलू की भुजिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। खर्चे में, लेकिन कॉस्ट में कम फ़र्क होगा जो आप ऑर्डर कर रहे हो। जो आप ऑर्डर कर रहे हो। अब मज़े की बात ये है कि दालों पे ही अगर मैं बात कर लूँ कि जैसे आपने ये कहा है कि जी बच्चों के लिए हो, बड़ों के लिए हो, बूढ़ों के लिए हो, हम परहेज़ी खाना जो है वो किसको कहते हैं? हम परहेज़ी खाना उसको कहते हैं जिसमें हम ऑयल कम डालें, जिसमें हम स्पाइसेस कम डालें, नमक कम डालें। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग हर इंसान का ही वो फिर परहेज़ी खाना ही बनना चाहिए डेली बेसिस पे, ताकि आप कोलेस्ट्रॉल से बच सको, यूरिक एसिड से बच सको, आप अपने हाई ब्लड प्रेशर से बच सको, आप दिल की बीमारियों से बच सको, शुगर से बच सको। अब जैसे मैंने पहले एक मजाक में थ्रो दिया था कि आपकी जो दालें हैं, अगर मैं कह दूं कि वो स्किन को एंटी एजिंग कर देंगी तो आप डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे। अब इवेंचुअली दैट इज़ ट्रू कि दालें जो हैं वो आपको एंटी एज करती हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो आपकी उम्र को कम करने में मुफीद हैं, तो हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे होते। अब दालें जो हैं वो आपको कोलेस्ट्रॉल से भी बचा रही हैं, आपका
यूरिक एसिड ऑफ कोर्स अगर हाई है तो आपको दालों को कम इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि उसके प्योरीन्स के लेवल्स जो हैं वो हाई हो जाते हैं। आपके अगर डायबिटीज़ का इवन इशू है तो आप यूज़ करते हो अपने दालों को, तो आप अपनी डायबिटीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। अपनी स्किन टोन को बहुत अच्छा, जो अक्सर लोग कहते हैं कि जी डिस्कलर हो गई है, ना सिर्फ खाने में, आप दाल को लगाने में भी इस्तेमाल कर सकते हो। दालों के इतने ज़बरदस्त मास्क बनते हैं, आप उसको यूज़ करें। डन। इस पे हम एट सम पॉइंट इन डिटेल मजीद डिस्कशन भी करेंगे। आप अपना काम स्टार्ट कर दे तैयबा जी, और अगेन क्विक बनने वाली चीज़ें हैं ये, जी बिल्कुल, जल्दी बन जाती हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। मतलब अगर आप थोड़ी सी प्लानिंग के साथ चलें, मुश्किल वाली जो टाइम भी लेती हैं पकने वाली दालें, एक रात पहले आप उनको सोक कर दें, अगले दिन वो 15-20 मिनट में तैयार हो जाती हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन के साथ और तरीके से चलें। एंड बाय द वे, दालें जैसे कि तैयबा जी और मैं डिस्कस कर रहे थे, दालें वो वाहिद चीज़ हैं, पल्सेस, जिससे मीठे से लेके मेन कोर्स से लेके एपेटाइज़र से लेके हर चीज़ बन सकती है। हर चीज़ बन सकती है। और अभी आप मक्खन की बात कर रही थी, तो मक्खन में जितनी अडल्ट्रेशन है, मिलावट है, अगर आप सामने बनाएंगे तो आपको एटलीस्ट पता तो है कि आप क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये भी फ़ायदा है आपको घर पे कुकिंग करने का, अपने सामने बनाने का। बिल्कुल। बल्कि ब्रेक के बाद ऐसा करते हैं कि वापस आके घर का खाना वर्सेस बाहर का खाना, Done. वही सलाद जो आप बाहर खरीदते हैं, जब आप वो घर पे खाते हैं तो आपको उतना मज़े का भी नहीं लगता, इवन दो टेक्निकली वो सस्ता होता है, लेकिन घर का खाना वर्सेस बाहर का खाना, डिफरेंस, Done. और कितना को कैलोरीज में फ़र्क होता है और कितना को हमारी सेहत पे उसका फ़र्क पड़ता है, ये हम डिस्कस करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अभी मैं अपने फ़ोन पे ना आज की वार्डरोब की टैगिंग कर रही थी, और ज़ैनब मैं यही सोच रही थी कि देखो, जो मोमेंट होती है उसकी वैल्यू नहीं होती, यस, जो रिकॉर्डिंग होती है उसकी वैल्यू होती है। ट्रू। जो आपने लगा दिया सोशल मीडिया पे, आपने लगा दिया। और वही वाली बात है ना कि घर का खाना किसी को नहीं पसंद, बाहर का खाना सबको पसंद है। वही बर्गर घर पे साफ सुथरा बना हुआ और टेक्निकली ज्यादा मजे का, यस, दैट्स ट्रू। घर वाला नहीं पसंद, लेकिन बाहर रोड के साइड पे शामी बर्गर किस कैसे भी जायका का, अंडा ख़राब था नहीं था, तेल उसमें कैसा इस्तेमाल हुआ, उससे अजीब सी स्मेल आ रही है, वो हर बच्चा बड़ा शौक से खाना खाता कबूल है वो कबूल है। ये क्या बात है? अच्छा, अब एक मज़े की बात है कि हमारी ज़िंदगी जो है, खुशी है तो खाना है, गम है तो खाना है, दुख है तो खाना है, परेशान है तो खाना है, डिप्रेस्ड हैं तो हम खाना खा रहे हैं, ओवर एक्साइटेड हैं, जॉयड हैं तो हम खाना खा रहे हैं। हमारी टोटल लाइफ की कनेक्टिविटी जो है वो खाने के साथ है। कुछ टाइम पहले अगर हम नोटिस करें, हम कहीं पे भी ट्रैवल करने जाते थे या कहीं भी किसी शहर किसी मुल्क जाते थे, तो हम वहाँ पे ये देखते थे कि देखने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं। हम पहले अब ये सर्च करते हैं कि वहाँ पे खाने वाली कौन कौन से कुजीन्स हैं, खाने में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छा, आई बी वेरी ऑनेस्ट, बाहर खाना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और जब पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करती हूँ तो मुझे होता है कि मैं डिफरेंट जगहों की कुजीन ट्राई करूँ। हाँ। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या हो गई है कि हम बाहर भी जाते हैं, तो अब मैं उन जगहों का, ऑब्वियसली उन रेस्टोरेंट्स का नाम नहीं लूँगी, लेकिन ये जो फास्ट फूड की चेन्स हैं जो पूरी दुनिया में अवेलेबल होती हैं, चाहे वो फ्राइड चिकन की हो या पिज़्ज़ाज़ की हो या बर्गर्स की हो, तो हम बाहर के ममालिक भी, अमेरिका कनाडा जाके वहाँ की या वहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो क्या खाते हैं, हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है। हमने वो फास्ट फूड वाला खाना खाना है जो बाय द वे आपके घर से 4 गज फासले पे, बिल्कुल, लाहौर में भी खुला हुआ है या कराची में भी खुला हुआ है, इस्लामाबाद में भी है। बिल्कुल। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है, खाना इशू नहीं है, पूरी जगह का खाना, पूरी दुनिया का खाना ट्राई करें, लेकिन बाहर भी जाके अगर आपने पिज़्ज़ा वही ऑर्डर करना है जो आप पाकिस्तान में बैठ के उसी कंपनी का कर सकते हैं, तो आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? कोई मज़ा नहीं है फिर जाने का। और मज़े की बात है, वहाँ जाके भी हम फिर पाकिस्तानी खाना ढूंढ रहे होते हैं, घर का टेस्ट मिल जाए। यहाँ पे घर का टेस्ट नहीं खाएंगे, घर से नहीं खाएंगे। ये वो वाली बात है जो लाहौर में जब इन्होंने आईफल टावर बना दिया, तो हाँ जी, मैं उस दिन ना अपना शो कर रहे थे हम लोग अज़्म अली शान, तो उसमें ना एक सवाल आया, तो मैंने कहा जी तो आईफल टावर कहाँ है, ये ऑडियंस से सवाल था, बच्चों ने हाथ उठाया। मैंने कहा देखो हर बच्चे को पता है, हर बच्चे को पता है। डोंट टेल मी, लाहौर में 2 बच्चों ने घूम के कहा लाहौर, तीसरे ने शुक्र है कह दिया पेरिस, ओह माय गॉड, वरना तो मुझे हार्ट फेल हो जाना था वहीं पे खड़े खड़े। लाहौर में कौन सा आईफल टावर है? अच्छा, ये भी मुझे बड़ी फनी चीज़ लगती है, हम कॉपी क्यों करने की कोशिश करते हैं?
एक मुजस्समा, एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ ऑलरेडी बना ली। यस। अच्छा, एक चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ पर्सनैलिटी, एज अ ह्यूमन बीइंग, खाना हो, कोई भी चीज़ हो, स्टैचू हो, जब आप अपना बेस्ट दोगे, अपनी ज़ात में रह के बेस्ट दोगे, तो आप सबसे अच्छा परफॉर्म करोगे। आपका खुद अपने आप से कंपटीशन होगा, किसी दूसरे से नहीं होगा। लेकिन जब आप मुकाबला करते हो वो बनने की जो आप नहीं हो, तो वो आप नहीं बन सकते। तो यही तो प्रॉब्लम है। यस। फलां रिलेटिव गई, वो खाने पे गई थी अपनी एनिवर्सरी पे अपने मियाँ के साथ, उस जगह पे खाने के लिए मैंने भी वहीं पे जाना है। खाना मज़े का है, नहीं है, इंस्टाग्रामेबल है, इट्स ओके, सारा ख़ानदान गया, 15-20 हज़ार रुपये का कबाड़ा करके घर आ गया, ना खुशी मिली ना सेटिस्फाई हुए, सारा टाइम वीडियोस बनाने में गुजर गया, पता नहीं खाना खाया भी कि नहीं खाया। ट्रू। और वापस आ गए, जो और ये थी आपकी एनिवर्सरी। और जो खाना खाया, क्या वो एनिवर्सरी का मतलब क्या है कि आप अपना ये टाइम या बर्थडेज का एक टाइम वो स्पेंड करो जो फैमिली टाइम हो, अच्छा खाना आप खाओ। अब अच्छा खाना हम ये समझते हैं कि फाइन डाइनिंग इज़ अच्छा खाना, हालांकि फाइन डाइनिंग इज़ नॉट अच्छा खाना। अच्छा खाना इज़ द क्वालिटी टाइम यू स्पेंड। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया, हम जब बात कर रहे थे बर्थडे की, मेरे माशाल्लाह से आज फैसल की बर्थडे है, तो आज उनकी बर्थडे है, तो कल से हमने शुरू कर दिया ना। मैं हमेशा फैसल की बर्थडे हमेशा हफ्ता 10 दिन चलती है। यस। हम एक करते रहते हैं मज़ा। तो अब जैसे कि कल फैमिली के साथ हम बाहर गए खाने के लिए, बिकॉज उस वक्त बहुत इनकन्वीनियंट हो रहा था। अब देखो, कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इट मेड मोर सेंस कि हम बाहर करें। लेकिन जब फैसल की बर्थडे की पार्टी की बात हुई कि मतलब फ्रेंड्स वगैरह ये वो, तो ही सेड बेब ऑनेस्टली बाहर का खा खा के मैं तंग आ गया। बिल्कुल। हर वक्त काम की वजह से, इसकी वजह से घर पे, तो मज़ा आएगा ना। फिर फ्रेंड्स घर पे ही आए कल फैसल के, इट वाज अ बॉयज़ नाइट। वो आए, उन्होंने खाना शाना खाया, उन्होंने म्यूज़िक सुना, गप्पे लगाई, वो जो जिस तरह वो आपस में इंजॉय करते हैं बॉयज़, उन्होंने किया। अब आज बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर लेंगे फैसल। बट बात यह है कि देखें, अपनों के साथ वक्त गुजारना अहम होता है। हमारा टोटल फोकस है ना बन जाता है बाहर जाना है और बाहर खर्चा करके बाहर खाना है, क्योंकि अगेन उसके साथ प्रेस्टीज अटैच्ड है। बिल्कुल। उसके साथ ये अटैच्ड है कि जो अमीर लोग हैं या जो वेल टू डू लोग हैं वो बाहर से खाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। हम लोग अगर आपके ख्याल से ये जेनिफर लोपेज, किम कार्दाशियन, ये सारे बाहर जाके रेस्टोरेंट्स में खाने खाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इन लोगों ने घरों में अपने शेफ रखे हुए, प्राइवेट शेफ, यस, जो उनके लिए खुराक तैयार करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट, और न्यूट्रिएंट्स से इनरिच्ड, जी, जिसमें सब्जियां भी होंगी, फल भी होंगे, और वो सारी हेल्दी चीज़ें होंगी जिनको आप डाइट फूड कह के खाते नहीं हैं। बिल्कुल, दैट्स ट्रू। तो ये जो बड़े बड़े स्टार्स जो आप देखते हैं, ये लोग तो ऐसे हैं कि ये कहीं खाने पे जाते भी हैं तो वहाँ पे खाना खा के नहीं आते। थोड़ी सी प्लेट में आगे पीछे चीज़ें हिला ली, घर आए और फिर घर आके वो खुराक खाई। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि रात के 10-11 बजे कौन खाना खाए? अव्वल तो रात के 10-12 बजे आपको खाना खाना ही नहीं चाहिए। ट्रू। आपने रात को 10-11 बजे सोना है तो आपको 7 बजे खाना खा के डन होना चाहिए। और सुकून की नींद भी तभी आती है अगर आपने 2 से 3 घंटे पहले अपना खाना खा लिया हो। और आपने कभी ये नोटिस किया, क्योंकि खाना बाहर यहाँ से चढ़ा हुआ होता है, बाहर से एक तो बंदा खा भी ज्यादा लेता है। यस, बाहर जब भी हम जाते हैं हम ओवरडू भी करते हैं, और वापस आके आपने ये नोटिस किया, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, शिद्दत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, और खाना चढ़ा हुआ होता है यहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा, और फिर हम उसको सेटल करने के लिए मजीद 7 अप और पता नहीं मतलब जो भी ड्रिंक्स वगैरह, सोडास पी लेते हैं। अच्छा, और फिर सोने की कोशिश करते हैं, फिर नींद नहीं आती। कैफीन आपने इंटेक कर ली हाई डोजेज पे, तो नींद कैसे आएगी? पेट में गुड़ुल पड़ रहा है, चलो चाय पी लेते हैं। लो जी, फिर सारी रात उस गुड़ुल की वजह से जागो, क्योंकि चाय में भी कैफीन है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब एक समझने की बात है, आप घर पर खाना बनाते हो, मैं तो इस बात पे जब से मैंने काम शुरू किया जोर दे रही हूँ। ऑयल अगर 5 चम्मच खाने में डाल रहे हो, देसी घी 2 चम्मच डाल के खाना बना लो, प्राइस इक्वल हो जाती है। भाई मैं तो एक बात बताऊँ, शादियाँ भी पहले वक्तों में, सही कह रही हूँ कि गलत भाई, कहा जाता था खानदानी लोग घरों में शादियाँ करते हैं। बिल्कुल। चाहे घर आपका 4 मरले का हो या 2 मरले का हो, खानदानी लोग घरों में शादियां करते थे। होटलों में, बाहर इस तरह से कोई नहीं करता था। या आपके किसी एक रिश्तेदार जानने वाला किसी का बाग होता था बड़ा, तो आप उन्हें कहते थे कि जी आपके लॉन में हम तंबू कनात लगा लें। बिल्कुल। अब तो शादियां भी लोग जो है वो, देखो ठीक है, बारात वलीमा समझ आती है, आपको देग वगैरह करनी पड़ती है बाहर से, बिल्कुल। लेकिन मेहंदियाँ और इस किस्म की चीज़ें जो छोटे घर के फंक्शन होते हैं, उसमें तो घर से पे खाना बन सकता है। वही फैमिली में शादियों की रौनकें, खुशियाँ किन चीज़ों से होती थी?
अब शादी कि क्या है? शादी होने वाली है तो मेहमान आया करेंगे, तो भाई Yes. 3 हफ्ते पहले समोसे, मिठाइयाँ बन रही होती थी घरों ये में। सारी चीजें तैयार की जाती थी कि बना के फ्रीजर में रख लो, मेहमान बड़े आने हैं। बिल्कुल। अच्छा, फिर शादी से बिल्कुल पहले अंदरून से आप मंगा लेते थे भाकर खानियाँ, नान खताइयाँ वगैरह, केक रस। केक रस वगैरह, ये चीजें पड़ी होंगी घर के अंदर। फिर डेली लोग आते थे और घर की मर्द खवातीन, और बाय द वे जिन लोगों के घरों में मर्द अच्छा खाना बनाते हैं, भाई आज तुम लोगों के अंकल कढ़ाई बना रहे हैं सबके लिए, बिल्कुल। तुम लोग करो, लोग डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं, घर के मर्द जो है वो किचन में लगे हुए कढ़ाई बना रहे हैं, या बंदे बार बारबेक्यू कर रहे हैं। यार इतना मजा आता था। अब शादी क्या है? अब शादी इंस्टाग्राम है, और शादी ये जो आप सालन देख रहे हैं देजकी के अंदर पड़ा हुआ, ये है बस। और वो किधर से है, क्या है, और Doesn't शादियों matter. पे भी ऐसे खाना खाते हैं लोग। ओह माय गॉड। आखिरी खाना है। खाते नहीं है, सिर्फ डालते हैं, सिर्फ जाया करते हैं। मतलब इतना बड़ा एक डोंगा होता है जिसके अंदर प्लेट में खाना भरा हुआ होता है, और वो खा ही नहीं जाएगा। इतना सा खाना होता है, इतना सा खाना होता है, और वो पूरी की पूरी प्लेट खाली पड़ी होती है। देखिए बच्चे इस तरह की हरकतें करें ना, समझ आती है, बच्चे तो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब बड़े बच्चे बनेंगे तो बड़े जब ऐसे करते हैं तो बहुत अफसोस होता है कि मतलब किसी ने भी कम अरेंजमेंट तो नहीं की होती ना। बिल्कुल। लेकिन जब हम इस तरह की ज्यादती करते हैं कि हर बंदा 3 लोगों का एक प्लेट में डाल लेता है, तो जो एंड में बेचारे लोग होते हैं उनके लिए बचता ही कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, और सारा का सारा खाना हम जाया कर रहे होते अगेन सो अननेसेसरी। हैं। बिल्कुल इस वक्त क्या खाना है क्या नहीं खाना, हम कह रहे हैं हर चीज घर पे ही खाओ, बिल्कुल। और ऑफ कोर्स बाहर जाओ, लेकिन बाहर जाना एक मतलब तैयाबाजी एक जमाना होता था कि बंदा जब खाने पे आप वंस इन अ मंथ या वंस इन 2 मंथ्स जाते थे। बचपन में अम्मा अब्बा कभी आउटिंग पे ले गए। अब तो हर रोज अगर खाना बाहर से नहीं आ रहा या हफ्ते में 2-3 दफा नहीं आ रहा, बच्चों के बूथे सूज जाते हैं। और ये बच्चों में हमने चीज पैदा की है, लेकिन मसला ये है कि जिन स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, जहां पे वो जाते हैं, वहां पे उनके घरों में ये चल रहा होता है। हर रोज माएँ बच्चों को स्कूल से पिक करके रोक के कहीं से कोई छोटी वाली वो हैप्पी मील ले लेंगे, या तो हैप्पी मील तो अब सारे ही जो ये बिल्कुल सब ब्रांड्स फास्ट बना रहे हैं। फूड वाले रेस्टोरेंट्स हैं वो सारे ही अब बना रहे हैं। बिल्कुल। तो किडी मील या बेबी मील या हैप्पी मील या जो भी आपने उसको बुलाना है, हर बच्चा स्कूल से वापसी पे वो लेते हुए घर जाता है। अब देखिए माएँ स्कूल लेके आ रही हैं, अब सारे बाकी स्कूल के जो क्लास के बच्चे हैं वो देख रहे हैं और नेक्स्ट डे वो कि भी फलां वही की कॉपी मच्छी करेंगे। ना मेरे बच्चे घर आके रोने पिटने, हसन मामा दाइम्स मदर गॉट हिम फलां चीज, मामा मुझे भी मील मंगा के दे, मामा मुझे भी मंगा के दे। नहीं बेटे, घर पे चलो मिलके बर्गर्स बना। मतलब बच्चे फिर काबू में ही नहीं आते। बिल्कुल। अच्छा, अब ये एक बड़ी मज़े की बात आपने की है कि जब आप बच्चों को इन्वॉल्व करते हो ना अपने साथ कुकिंग में, खाना बनाने में, तो बच्चे का एक तो कुकिंग में इंटरेस्ट डेवलप होता है, दूसरा उसको ये होता है कि मामा आए हम बनाते हैं, और दूसरी हम और खाते सबसे बड़ी हैं। बात न्यूट्रिशन का पता चल जाता है वक्त के साथ, बिल्कुल। खुद ही पता चल जाता है। Yes. एक औरत घर में जो खाना बनाती है वो एक होम मेकर सबसे बेहतरीन शेफ क्यों होती है? वो इसलिए सबसे बेहतरीन शेफ होती है बिकॉज उसने इतना वक्त किचन में गुजारा होता है Yes. कि उसको समझ आ गई होती है कि यार ये चीज़ इस बैलेंस में ऐसी है। किसी ने एट सम पॉइंट आटे का गोला बना के सालन में डाला होगा ना बिल्कुल। कि ये नमक चूस लेगा, बिल्कुल। तो अब वो सारे बड़े बुजुर्ग दादियाँ भी यही काम करती हैं। ऐसे ही है। सो अल्टीमेटली ये जो मैं हमजा को आई रिमेंबर को 3 साल पहले मैं चीखे मार रही थी उस बच्चे के ऊपर। मैंने कहा तुम्हें मसला क्या है? 15, ही वाज 15 years old। कहता है ये खाना जो आप मुझे डाइट फूड देती है। मैंने कहा ये डाइट फूड नहीं है Yes, that's a भाई, ये घर का खाना है, दाल चावल सब्जी साल, ये घर का खाना, ये डाइटिंग का खाना नहीं है हमजा। बिल्कुल नहीं, मेरे फ्रेंड्स तो फलां से, मेरे फ्रेंड्स तो यहाँ से, मेरे तो फलां का बर्गर, मेरे तो ये। अब उसका वेट क्यों काबू में नहीं हम लेके आ पाए? वो जहां पे भी जाता था जानने वाले फ्रेंड्स भी कहते थे हाय मैं सदकू, क्योंकि वो गोलू सा था तो हर बंदा कहता था हाय मैं सदके तुम्हें मंगा दूं। तो डाइटिंग तो उसने कभी की नहीं। उसके लिए नॉर्मल खाना, बर्गर, पिज्जाज, फ्राइज, उसको लगता है कि ये नॉर्मल खाना है, और डाइटिंग का खाना सालन वगैरह है। बिल्कुल। मैंने उससे जब भी 18 डिस्कशन साल की है, उसने मुझे यही बात कही है कि ज़ैनब आपी व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, कि खाना ये है। याद है उस दिन मेरे कमरे में बैठ के जब रमजान में हम रमजान में बैठ के, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं तो ज़ैनब का रोज़ा था तो उसका रोज़ा खुलवाया वगैरह, हम लोग बैठ के वो ट्रांसमिशन से हम लोग दोनों आई थी तो हम लोग खा भी रहे थे, तो हमजा साहब ने एंट्री मारी, लो जी शुरू हो गया कि मतलब ये कोई फ्रूट सैलेड खा रही थी। मैं भी थोड़ी, मैंने कहा यार पकौड़े वगैरह, इसने कहा नहीं मुझे थोड़ा सा फ्रूट सैलेड दे दे, और मैं थोड़ा सा कुछ, इसने कोई ड्रिंक पी ली हेल्दी, इसने नहीं समोसे पकौड़ों को हाथ लगाया। हमजा का रोज़ा तो इस तरह खुलता ही नहीं है।
ये उसने कौन सा रोजा literally है? मेरा मजाक उड़ाया कि ये कि रोजा ये ये कौन सा रोजा है जिसमें पकोड़े पकौड़े नहीं खाए जा रहे और दही बल्ले और ये सारी चीजें सामने पड़ी हैं और दीदी आप ये क्यों खा रहे हैं? ये फ्रूट कौन खाता है? सारा दिन बंदा रोजा रख के फ्रूट कौन खाता है? ओ भाई, फ्रूट के लिए तरस रही है दुनिया, और मैंने तरस रही है, उनको नहीं मिल रहा खाने को। खासकर उसको ये बताया कि मैं वो इंसान हूँ जिसको फ्रूट के पीछे लगाकर कहीं भी ले जाओ, क्या मैं तुम्हें फ्रूट चाट मजे की खिला कर लाता हूँ, ये फ्रूट खिलाता हूँ। तो ये वाली चीजें मुझे बड़ी हैरान करती हैं कि हम लोग इतनी अनहेल्दी लाइफ की तरफ जा चुके हैं कि मैं खुद अब मान रही हूँ, मेरा अपना 18 साल का बेटा मेरे मुंह पे खड़े होकर कहते हैं कि तो डाइट फूड है। बिल्कुल। तो कहती पुत्र डाइट फूड ही है, खाना है, नॉर्मल खाना है। अच्छा, अगर हम जिस दिन इसको डाइट फूड खिला दिया ना हाँ तो मेरे जी। जमानों में होता था बेहोश ना हो जाए वो नहीं खाएगा, वो आएगा ही नहीं इस तरफ, वो सोचेगा भी नहीं, आप खिलाने का भी मत सोचे, वो सोचेगा भी नहीं। देखो, हेल्दी लाइफ का मतलब मेरी नज़र में तो यही है यस, कि अगर आपने एक हेल्दी मुकम्मल ज़िंदगी गुजारनी है जहाँ पे आपकी फिटनेस भी बरकरार है, आप मेंटली भी हेल्दी हैं, आप फिजिकली भी हेल्दी हैं, तो वो सारी चीज़ें करने के लिए ज़ैनब आपकी खुराक का अच्छा होना बहुत अब ज़रूरी है। मजे की बात यह है, गोलियों का कारोबार क्यों चल गया? किसी भी ब्रांड की है, मैं किसी को वो मेंशन नहीं करी, गोलियां क्यों इन है? मल्टी वाइटामिन जी। ऐसे अन्नावार व्हाट इज मल्टी वाइटामिन? द फूड जो आप नहीं खा रहे, जो आप खाना नहीं अपनी डाइट में ले रहे, वो आप एक दवाई की डब्बी में लेके उसको पानी के साथ कंज्यूम कर रहे हो, पैसे अलग लगा रहे हो। और मेरा तो मल्टी मैंने आपको क्या कहा था? हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा एक ही बात इतने अरसे से कह रही हूँ, अब वो भी जिस तरह हम कहते थे ना कि सोचो पानी बोतलों में मिल रहा हाँ है, जी। एक टाइम आएगा कि आपके लंच का टाइम है, आपने कैप्सूल पकड़ी, आपने मुंह में डाली, बात खत्म हो गई, आपका बिल्कुल। लंच हो गया। ऐसे ही। फिर आप शाम को कहीं गए, आपने कैप्सूल मुंह में डाली, अच्छा, ये आपका खाना हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, दुनिया में तो हो रहा है। Yes. बाय द वे, ये प्रोटीन शेक्स क्या है, यही है ये पूरी एक- प्रोटीन बार्स क्या है, बिल्कुल ये क्या है, ये यही है, बिल्कुल। ये उससे एक कदम पहले है। ये जो प्रोटीन शेक्स, हर बंदा हम जिम जा रहे हैं प्रोटीन शेक को, भाई आपको प्रोटीन की 100-150 ग्राम से ज्यादा दिन में जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। आप किस खाते में इतना ज्यादा प्रोटीन खा खा के झले हुए हैं? अब मज़े की बात है, कोई भी पेशेंट मुझे पूछे ना कि हमने जिम जाना है, जाने से पहले क्या खाएं, मैं आगे से कहती हूँ 2 केले, हाँ, केले, खजूर, 2 केले, 1 खजूर खाओ। अगर वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, मसल बिल्ड कर रहे हो तो ऑफ कोर्स उसमें डिफरेंस आ जाता है। और कोई कुछ नहीं खाने पे मान रहा होता ना, तो मैं उसको कहती हूँ एक शॉट इतना सा ब्लैक कॉफ़ी का पी के चले जाओ, अपनी एनर्जी बूस्टेड तुम देखना, आपकी कैलोरीज का जो एक बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होगा वो देखना। लेकिन हमने ये नहीं करना, हमने क्या करना है, जिम तो चले जाएंगे, जिम से जब निकलेंगे किसी भी फास्ट फूड चेन पे रुकेंगे, वहाँ से खाना खा लेंगे। मुझे हैरत होती है, लोग जिम से निकल के गाड़ी में बैठ के सो कॉल्ड हेल्दी खाना खाने के लिए फास्ट फूड चेन पे जाते हैं और उनकी फ्राइड नगेट्स लेके निकल आते हैं और कहते हैं प्रोटीन है। जी, कंसेप्शंस हमारे इतने गलत हो चुके हैं। फिर बेसिकली आपने वो भूसा डाला अपने अंदर, ऊपर से आपने मल्टीविटामिन खा लिया। बिल्कुल। एक सैलड की एग्जांपल से मैं बात करना चाहूँगी। एक सैलड का बाउल है, आपने घर पर बनाया, खीरा, प्याज, टमाटर, चने, लोबिया, उसके अंदर आपने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ड्रिजल कर लिया, थोड़ा सा आपने एप्पल साइडर विनेगर ड्रिजल किया और आपने उसको खाया, उसका कितना ही ज़्यादा मज़ा आता है आपको। और यार आप देखो, हर बंदा, ज़ैनब आई डिसएग्री विद यू, सैलड नहीं एंजॉय का। अब जैसे कि मैं सैलड उस तरह से एंजॉय नहीं करती अनलेस थाई बीफ सैलड हो। अब वो बड़ा मज़े का बनता है, उसके अंदर सॉसेस मज़े के डलते हैं, आई लाइक दैट काइंड ऑफ अ फ्लेवर। प्लेन सैलड विद विनेग्रेट सॉस मुझे तो बहुत ही बोरिंग लगता है। हाँ, लेकिन जब आप वही सैलड का बोल दाल के एक बोल के साथ रख के खा लेते हैं तो वो जो एक ड्राई सैलड वाली फील होती है वो कम हो जाती है। अब ये सैलड देखिए, ये मैंगो सैलड आपके सामने रखा है, हाँ, ये कितना मज़े की है इसकी शक्ल। बिल्कुल। इसी में आप चने डाल दें या चिकन के पीसेस डाल दें, और अगर आपने सैलड को सेपरेट ही रखना है तो इसको सेपरेट रख लिया और एक बोल आपने दाल की खा ली। अब ये वाला आप देखिए सैलड, इसके अंदर आपको किशमिश भी नज़र आ रही है, इसके अंदर आपको पीनट्स हैं, पीनट्स नज़र आ रहे हैं। देखिए, जो अवेलेबल चीज़ें हैं उन्हीं के साथ आप सैलड बिल्कुल। बना सकते हैं। बीटरूट अच्छा, डालें हमारे आप। साथ कॉलर हैं, कॉलर हैं, उनकी भी कॉल ले ले। बीटरूट, अब चुकंदर का हमने पहले पूरा शो किया था चुकंदर पे कि भाई चुकंदर को बिल्कुल। सिर्फ आपने काट के एज सैलड नहीं खाना, चुकंदर के सालन भी बनते हैं, चुकंदर कुछ 1000 तरीके से जूस वूस, अगेन चुकंदर का मीठा भी बनता है। बिल्कुल। अच्छा, आयशा फ्रॉम मुल्तान, प्यारी सी आयशा जिससे अरसे से बात नहीं हुई मुल्तान में, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, प्यारी सी जुगन, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये प्यारी सी की कंटिन्यूटी हमारी चल रही है। अब कितने डेकेड्स हो गए हैं यार, पहले तो सालों हुए थे, अब तो आयशा डेकेड्स हो गए हैं। जी बिल्कुल, और यकीन करें
आज आप मुझे इतनी याद आ रही थी तो मैंने सोचा आपसे बात की जाए। और आपका इतना प्यारा शो होता है और आज तो फिर न्यूट्रिशन पे बात हो रही है और जो है इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, मैं इतने गौर से सुन रही थी। लेकिन आयशा, अच्छा आयशा, अम्मी का बताओ, अम्मी की तबीयत कैसी है? जी अल्लाह का शुक्र है, अम्मी की अल्लाह का तबीयत करम। बहुत बेहतर अल्लाह का है करम। और अम्मी आपको बहुत सारी दुआएं कह रही हैं। उनको मेरा बहुत प्यार देना। वो बीच में जब उनकी तबीयत ख़राब हुई थी तो मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मेरा भी त्राह निकल गया था और मैं हमेशा कहती थी या अल्लाह मियाँ प्लीज़ आयशा की अम्मी, जो आयशा जो मुल्तान से, उसकी अम्मी को अपने ज़बान में रखना, क्योंकि ना अम्मी का नाम पता ना कुछ और पता। अल्लाह मियाँ प्लीज़ आयशा जो मुल्तान से, प्यारी सी जो आयशा, उसकी अम्मी का ख्याल रखना प्लीज़। बट वही वाली बात होती है ना, बहुत शुक्रिया। और जो है अब आप अम्मी को याद रखती हैं। साहिर है माएँ सबकी सांझी होती हैं, माएँ तो सबकी सांझी होती हैं। बट यार आयशा, हम अभी जिस तरह हेल्थ एंड फिटनेस की बात कर रहे हैं, देखो ये सारी चीज़ें हमने खुद शुरू की हैं। आयशा चलो, जब शो शुरू किया था और जब आपसे इनिशियली बात शुरू हुई थी, तब बिल्कुल इतना होटलिंग का और रेस्टोरेंट्स का इतना था मतलब तब भी लोग बाहर खाते थे, लेकिन हम बैठते थे तो बात होती थी कि हाँ यार तो 10 दिन पहले गए थे खाना खाने के लिए। अब डेली या हर दूसरे दिन बाहर ना खाओ तो लोगों को लगता है कि उनका स्टेटस खराब हो गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है जुगन। देखें आप, पहले बच्चे जो हमारी माएँ बना रही होती थी, हम इतने शौक से खा लेते थे, चाहे वो कोई सब्जी होती थी, चाहे वो गोश्त होता था या जो भी होता था। लेकिन अब तो बच्चे ये सोचते हैं कि घर में बेहतरीन सा खाना भी बना हुआ है। यार आयशा, आई रिमेम्बर, मुझे कहा खाना है तो खाओ। मैं बहुत औखी थी हर चीज़ पे, कहती थी ये भी नहीं खाना, माँ कहती थी खाना है खाओ, नहीं खाना ना खाओ। मैं भूखी सो जाती थी, नहीं पूछता था कोई, क्योंकि उनका एटीट्यूड ये था हम पागल हैं, हम कितनी हांडियां पकाएं तेरे मूड्स के हिसाब से, नहीं पसंद ना खाओ, नहीं जाओ। खाओ। और फिर खा लेते थे हम लोग। फिर हम तो नहीं मरे भूखे। और अब बच्चों का भी, बच्चे को पिज्जा नहीं मंगा के दिया और हैप्पी मील या कोई इस टाइप की किडी मील या चीज साथ नहीं मंगा के दी, साथ खिलौना नहीं आया, साथ में कोई गंदी तरीन ड्रिंक नहीं आई डब्बे वाली, तो सॉरी बच्चे ने खाना नहीं खाया। बच्चा तो कमजोरी के मारे बेहोश होने को होता है। जी बिल्कुल। और शाम में तो अक्सर दोपहर में या सुबह में तो फिर कुछ खा लेते हैं, शाम में तो उन्होंने रूटीन बनाई हुई है बच्चों ने कि बाहर से ही खाना है, चाहे वो कितना ही अनहेल्दी क्यों। और पता है अच्छा, ऊपर से घर वाले भी ना लाड के असरा करते हैं। घर वाले से मुराद ये नाना नानी, दादा दादी, फूफो चाची, मामी, चचा, ये सारे रिलेटिव्स जो होते हैं, बिल्कुल, कि वो भी फिर हर मौके पे। मैं एक बात बताऊं, कोई भी आता है बच्चों को मिलने के लिए तो हमेशा कुछ ना कुछ स्नैक्स आ जाते हैं। अब कल जैसे दोपहर को वैसे ही हमारी एक रिलेटिव आई मिलने के लिए, तो वो वैसे ही गप लगा रही थी, तो उन्होंने कहा ओए हाँ मैं तुम लोगों के लिए जूस लेके आई थी, तो जूस और पैकेट चिप्स के और वो लॉलीपॉप और सारा कुछ, वो जो नाश मारा बच्चों ने। शाम को बाप की सालगिरह थी, फिर बच्चों के लिए चॉकलेट्स आ गई। अब बात है आप ना भी नहीं कह सकते, एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए हर बंदे का अपना भी तो एक हक है ना बच्चों की तरफ। एक्चुअली प्यार और खाने को वाबस्ता हमने किया है रिलेशनशिप्स के साथ। जी बिल्कुल। और अब तो बच्चे अगर कोई आए थी खाली हाथ तो बच्चे शक्ल देख रहे होते कि आप कुछ नहीं लाए। कौन है आप, गोलियां टॉफियां क्यों नहीं आई? और हमजा कैसा है ये बताएं आप? हमजा ठीक है आयशा, इंशाल्लाह अब फ्यू वीक्स में उसने कनाडा चले जाना है यूनिवर्सिटी। अच्छा माशाल्लाह। सोचो एक ज़माने में स्कूल के दाखिलों की बात हो रही थी, और हसन और नूर भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम है, सब ठीक ठाक है। आज फैसल की बर्थडे है तो वो भी मजीद और बुजुर्ग हो गए हैं। उनको भी हैप्पी बर्थडे, उनको भी मेरी तरफ से। हाँ, सोच रही हूँ कि आज क्या करना है उसको शर्मिंदा करने के लिए, सोशल मीडिया पे पता चलेगा। एनीवे थैंक यू आयशा, लव यू मेरी जान, खुश रहो आबाद रहो। अच्छा, हम ब्रेक की तरफ अब चलेंगे। ब्रेक के बाद आप भी हमारे साथ रहिएगा। ऑब्वियसली जहाँ पे हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं टू द हीरोज़ ऑफ आवर कंट्री, हेल्थ एंड फिटनेस की जब बात करते हैं और स्पेशली एथलीट्स की बात करते हैं, एथलीट बहुत कम बाहर से खाता है। यस, एथलीट अगर पाकिस्तान, अगर वो किसी मुल्क से बाहर भी हो तो उसका मैनेजर और उनके टीम मेंबर्स जो है वो इंश्योर करते हैं कि उनकी खुराक हेल्दी है। आप कभी किसी एथलीट, किसी प्लेयर को होटलों में होटलिंग करते हुए नहीं देखेंगे, शायद कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून, बट उनकी एंटरटेनमेंट भी खाने से हटके है। बिल्कुल, क्योंकि अल्टीमेटली बात शुरू और ख़त्म खुराक से ही होती है। ऐसे ही। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू भी कंटिन्यू करेंगे, बल्कि कुछ म्यूज़िक, कुछ हल्ले गुल्ले से वापस आने का हमने सोचा था, लेकिन भाई कोई मिली नगमा सुना के आपने वापस लाना है हमें। कुछ मिली नगमा सुनते हुए हम वापस आएंगे ब्रेक से, आप हमारे साथ रहिएगा। जुग जुग जीवे
जुग जुग जीवे मेरा प्यारा वतन, लाभ पे दुआ है दिल में लगन हो। जुग जुग जीवे, जुग जुग जीवे मेरा प्यारा वतन, लाभ पे दुआ है दिल में लगन हो। जुग जुग जीवे, जुग जुग जीवे। जुग जुग जीवे, जुग जुग जीवे मेरा प्यारा वतन, लाभ पे दुआ है दिल में लगन। जुग जुग जीवे, जुग जुग जीवे मेरा प्यारा वतन, लाभ पे दुआ है दिल में लगन। जुग जुग जीवे, जुग जुग जीवे। भाई क्या बात है इकबाल भाई, हम आपसे कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं करवाते। हर चीज हम आपसे ही करवाते हैं, ना भी करना चाहे तो हम धक्के से जबरन करवा कराएंगे। लेते हैं। हाँ, तो अब जहाँ हम इकबाल भाई का थैंक यू कह रहे हैं, वहाँ पे एक्चुअली तो हमने ये एक ट्रिब्यूट पेश किया है अपने बहुत ही प्यारे बेटे को, who is the captain of the Pakistan strength lifting team. We are so happy to have with us on the program मोहम्मद उस्मान। अस्सलाम वालेकुम उस्मान बेटा, कैसे वालेकुम हो? अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप माशाल्लाह हैं तो कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान स्ट्रेंथ लिफ्टिंग टीम, लेकिन आपने एक गोल्ड मेडल जीता हुआ है स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में, एक सिल्वर मेडल इन इनक्लाइन बेंच प्रेस, जी। फिर ब्रॉन्ज मेडल 2022 में, फिर एक ब्रॉन्ज मेडल 2023 में। नेपाल। आपने 11th स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड इनक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप हेल्ड हुई थी इन उस्त केमेनेगोर्क। ओस्केमॉन, इसको ये दूसरी सिटी का दूसरा नेम है। ओही कामिनोगोरेक। तुसी जो कह रहे हो काजिकिस्तान में, Yeah. काजिकिस्तान में कजाकिस्तान। 2024 में। जी। सो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, सो Thank you. प्राउड ऑफ यू बेटा। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे पता है खुशी किस बात की हो रही है उस्मान, हम अपने शो पे आप जैसे सारे यंग टैलेंटेड ब्रिलियंट बच्चों को बुलाते रहे हैं, बल्कि अरशद नदीम को भी हमारे शो पे आ चुके हैं। हमारा हमेशा ये फोकस होता है कि भाई सिर्फ क्रिकेट नहीं, हर स्पोर्ट में जो भी बच्चा ज़ैनब हमारे बिल्कुल, मुल्क का बिल्कुल। नाम रोशन कर रहा है, बेटा बेटी ट्रांसजेंडर हुएवर, हर बंदे को रिप्रेजेंटेशन इक्वल मिलनी ऐसे ही चाहिए। है, बिल्कुल और अब जैसे कि देखें ना, मोहम्मद उस्मान इज नॉट जस्ट समवन हु इज पार्ट ऑफ द स्ट्रेंथ लिफ्टिंग टीम, ही इज द कैप्टन। बिल्कुल सो जगह बनाना मुश्किल है, उस जगह में अपने आप को टॉप पे रखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे ही बिल्कुल और इतनी यंग एज पे इतनी लंबी जर्नी को कंप्लीट करके अपने आप को इस लेवल पे लेके आना भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही तो क्रेडिट हमें तब देना चाहिए जब क्रेडिट ड्यू है। अचीवमेंट्स देखो लोग कर ही लेते हैं। अब जैसे ऐसे कि ही माशाल्लाह हम अब गोल्ड मेडल जीत लिया हमने ओलंपिक स्पेस बिल्कुल। पार, हम बड़े खुश हैं। 40 या 32 ईयर जो भी एक वो Yes, time span स्ट्रीक को हमने ब्रेक किया, सारा कुछ हुआ। लेकिन उस बच्चे के बारे में लोगों को पहले भी पता होना चाहिए था, और था, बिल्कुल, पीपल yes. न्यू अबाउट हिम। बट इसके बाद अब किसी के जहन में सवाल नहीं होना चाहिए कि ये लड़का कौन है। बिल्कुल आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? जी। अब उसने अपनी बच्चे ने जगह बना ली है। Yes. अब हमारा काम है एज ए नेशन कि हम उसको रिकग्नाइज करते रहें। Yes. जिस तरीके से उसको उस बच्चे को रिसीव किया गया, जिस तरीके से उसको रिसेप्शन दी गई, जिस तरह सबने इतना ख्याल किया, ये अब सारा ये अब बिल्कुल उसके पूरे करियर कंटिन्यू करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक बार हो गया तो बात खत्म हो गई। ये मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और हमारे सारे एथलीट्स को ऐसे ही हमें रिसीव करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो बेटा बताओ आपकी स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एक तो ये है क्या, और ये जर्नी शुरू कैसे हुई? इससे पहले मैं वेट लिफ्टिंग करता था, ओलंपिक स्टाइल वेट लिफ्टिंग। तो ये बैक इन 2010 जब मैं मैट्रिक में था, तो मैंने एडमिशन लेना था कॉलेज में, और स्कॉलरशिप पे एडमिशन मिलता था। तो फिर मैंने वेट लिफ्टिंग और स्टार्ट पढ़ाई की। में मैं नालायक था? नहीं ठीक था। नहीं ठीक था? ठीक था, अच्छा, नहीं average होता था। ना नालायक वाले बच्चे स्पोर्ट्स पे आ जाते हैं तो नहीं, पता होता है कि ये ठीक स्पोर्ट्स था, वाले बच्चे जा average रहे हैं। था, एवरेज था, ठीक था। अच्छा, नहीं ठीक थे। लेकिन मुझे एडमिशन लेना था क्योंकि आगे परस्यू करना था, मैं छोड़ नहीं सकता था। तो मैंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की मैट्रिक में, उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ पंजाब कॉलेज में। अच्छा, आपने दाखिले के लिए ये कहानी शुरू की? जी। कितने मजे की बात है। स्टार्टिंग वैसे हुआ था क्योंकि Starting। मैं नहीं नहीं, देखो उस्मान, आई एम सो हैप्पी कि आपने सच बोला है। हाँ ऐसे ही था। लोग बताते नहीं है ना सच, अपनी मुझे असल लगता स्टोरी अगर मैं बताओ। ये ना शुरू करता शायद मेरी एजुकेशन ना होती फिर। अच्छा, ओके। तो ये मेरे लिए जरूरी था। आपके लिए जरूरी थे कि मैं कुछ भी करूं, मैंने एजुकेशन कंप्लीट Education करनी है। और- लेकिन जिसके लिए एजुकेशन जो किया आपने career एजुकेशन बन को गया। मुकम्मल करने के लिए, वो एक्चुअली आपका प्रोफेशन बन गया। फिर उसके बाद मैं पंजाब कॉलेज में गया, वहाँ पे मैंने 2 साल कम्पीट किया, उनका इंटर बोर्ड चैंपियन हुआ, फिर पाकिस्तान बोर्ड चैंपियन हुआ।
फिर मैंने एडमिशन पंजाब आगे यूनिवर्सिटी के लिए जाना था जब इंटरमीडिएट मेरा क्लियर हो गया। हाँ। फिर मैंने ट्रायल्स दिए, फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ मेरा। तो फिर जब स्टार्टिंग में मेरा पहला इंटर स्कूल का कंपटीशन था ना, वहाँ पे मैंने एक ऑफिशियल को ये कोट पहने हुए देखा था। स्टार्ट तो मैंने किया था एजुकेशन के लिए, वहाँ पे मैंने कोट पहने हुए से देखा तो मैंने इतना अपने वैसे कोच से देख के पूछा, बंदे को होता है ना, नॉट हसद बट रश्क बंदा करता है मैंने कि यार इसको ये देखा मैंने कि भी पहना ये है, किसी ने। यूनिक सा लग रहा है एक बंदा जिसने सिर्फ ये कोट पहना हुआ है और किसी ने भी नहीं पहना हुआ। तो मैंने अपने कोच से पूछा, कहता ये आपको भी मिलेगा, मतलब इसके लिए अगर आप लेकिन बेटे इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो वो 2010 से शुरू हुआ था, तो अब आके मुझे ये कोट मिला है और तो सारा ये कोट कब फाइनली मिला हमें? ये 2022 में किर्गिस्तान में मैं गया था, तब भी मैं एज अ कैप्टन गया था, लेकिन वहाँ पे मैं ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो वहाँ पे मैं हार गया था कंपटीशन। एक्चुअली ये गेम का ओरिजिन जो स्ट्रेंथ लिफ्टिंग है ना, ये पाकिस्तान में 2018 में आई है। जो मैंने वेट लिफ्टिंग का अपना जो जहाँ मैंने यूनिवर्सिटी तक मैंने वेट लिफ्टिंग की थी, उसके बाद फिर मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। उसको मैं नहीं लेके चल सकता था क्योंकि वो एक फुल टाइम जॉब है। उसमें आपको ये नहीं है कि आपने 8 घंटे की जॉब की है और उसके बाद ट्रेनिंग भी की है, तो वो पॉसिबल नहीं था। तो फिर मैंने वहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद मैंने जब जॉब स्टार्ट की, फिर अपने एक्सपेंसेस खुद मीट करना शुरू किए, तो फिर मैंने स्ट्रेंथ लिफ्टिंग स्टार्ट की फिर से? हाँ, दोबारा से एक मरतबा वो तो ड्रीम। बेसिकली आप अभी अपने आप को ही सपोर्ट कर रहे हो, खुद ही ये आपको हाँ, मैनेज ये मतलब जितने भी मेडल गया हूँ मैं, ये सेल्फ फाइनेंस पे गया हूँ। सेल्फ फाइनेंस हाँ। पे। वेरी प्राउड ऑफ यू बेटे, वेल डन। देखो बात ये है कि 2 किस्म के लोग होते हैं। एक होता है कि बंदा कहता है हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही, सपोर्ट नहीं मिल रही, मैं क्या करूं। और एक वो होता है जो कहता है ठीक है, अब अगर मैं जॉब कर रहा हूं और मुझे एक सर्टेन एक्सपेंस करना है अपने इस बिकॉज महंगा है, स्ट्रेंथ expensive। लिफ्टिंग सस्ता काम नहीं है। ये थोड़ा सा वेट- बताओगे, एक्सप्लेन करोगे strength- एक्सपेंस और टाइम, मतलब कमिटमेंट कितनी मांगता है? आपको रेस्ट चाहिए इसमें। इसका मतलब हम जब एक फनी वे में जब कहते थे ना कि ये एक जो वेट लिफ्टर होता है वो एक दुल्हन की तरह होता है, उसको बस सुकून से बैठा रहना है, अपनी ट्रेनिंग करनी है, कोई भी उसका काम ना करे। और बड़ा ये तो भी- दुल्हन हाँ ना, एक बार नहीं, वो ऐसे ही था, ऐसे ही था। मतलब कोई इंजरी ना हो जाए, कोई इंजरी ना हो जाए आपको अपनी ट्रेनिंग मेंटेन करनी है, क्योंकि आपने अगर आज 150 kg वेट लिफ्ट किया तो आप नेक्स्ट कल नहीं कर सकते हैं। तो ये मुश्किल था कंसिस्टेंट, मतलब आपको 365 डेज मतलब आपको रहना पड़ता है इसमें, ये मुश्किल है। नहीं तो मुझे जरा अपनी रूटीन बताओ, सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अभी छोड़ दो कि बाकी क्या करते हो। हाँ। मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो आपने ये कोट पहना हुआ है, ये जो आपने एक अपने आप को एक लेवल पे लेके आए, उसके लिए क्या एफर्ट्स करने पड़े हैं? देखो जॉब और पढ़ाई एक सेपरेट चीज है, वो तो सेपरेट टाइम मांगती है। मैं सिर्फ जानना चाह रही हूँ स्ट्रेंथ लिफ्टिंग कितना टाइम मांगती है, इसमें लाइक मेरा- आपकी पूरा दिन में क्या, आपकी हफ्ते की रूटीन क्या अच्छा, इसके लिए मैं स्पेशल टाइम नहीं निकाल सकता हूँ, ये मुझे अपनी रूटीन के बीच में मैनेज करना पड़ता हाँ, मैं फिटनेस इंडस्ट्री से ही बिलोंग करता हूँ, लाइक मैं पर्सनल ट्रेनर हूँ। तो मुझे अक्सर होता है कि मेंबर्स आ जाते हैं और मुझे मेंबर्स के बीच में ही अपना सेट लगाना पड़ता है और फिर वापस आके मेंबर को टाइम देना है, फिर चले जाना है, फिर वापस आना है। तो मुझे इसी तरह ही ये जो मैंने अभी लास्ट विन किया, ये मैंने ऐसे ही विन किया, ये मेरे लिए मुश्किल था। उससे पहले तो चलो ठीक था, एजुकेशन थी, आप यूनिवर्सिटी की क्लासेस ली, उसके बाद आके अपनी ट्रेनिंग की, फिर यूनिवर्सिटी की क्लासेस अपनी ट्रेनिंग की। लेकिन जब जॉब स्टार्ट कर दी ना, फिर उसके लिए टाइम निकालना मुश्किल हो गया था। अब करते क्या हो? सुबह सुबह उठते हो, अपनी ट्रेनिंग्स कराते हो जाके? हाँ, मैं ट्रेनिंग लाइक शेफ्स में मैं जॉब करता हूँ, वहाँ पे ट्रेनिंग करवाता हूँ। अच्छा, तो वहाँ तो पे वहाँ पे फिक्स टाइम नहीं है, लाइक मुझे अपने मेंबर टू मेंबर स्लॉट होता है ना कि मेंबर तो किस आप टाइम जा आ रहा है। सकते हैं और कर हाँ। सकते हैं। हाँ, तो लेकिन वो वही full वाली time job चीज़ बन है गई, ना। पूरा दिन के लिए नहीं, बट मेरा। एक तरह से तो है ना जॉब। अब एक मेंबर है, वो आपके साथ रूटीन में 2 बजे दोपहर को एक्सरसाइज कर ले, सडनली उसकी जॉब की सिचुएशन हो गई है, अब उसने डेली आपके साथ एक्सरसाइज 6 से 8 बजे करनी है या 6 से 7 करनी है, तो आपकी तो पूरी रूटीन चेंज हाँ, हो तो गई मुझे ना। इस रूटीन में मैनेज करना पड़ा, ये मुझे मेरे लिए टफ था। लाइक मेरे लिए ये था कि मैंने अपना टाइम ऐसे सेट किया हुआ था कि मैं 10 बजे जाऊँगा, सबसे पहले अपने 2 घंटे होंगे मैं उसमें ट्रेनिंग करूँगा। लेकिन कुछ मेंबर फिर अपना टाइम चेंज करके अर्ली आ जाते हैं। और तो फिर एक और प्रॉब्लम कि आप देखिए 2 घंटे की ट्रेनिंग के बाद आपकी मिज निकली होगी, आपने आगे भी तो ट्रेन कराना है। एग्जैक्टली यही मुश्किल था, इसलिए टफ था मेरे लिए। उसके बाद आपने खड़े रहना, बैठ नहीं सकते हैं, बैठ के ट्रेनिंग नहीं करवाना, आपने एंगल एग्जीक्यूशन बतानी है, आपने सेट्स बताने हैं आपने। और मेंबर तो चलो 1 घंटे के लिए आ रहा है, तो उसने तो बातें करनी है, हमें उसका आंसर भी देना है, तो वो उसी एनर्जी से, सेम एनर्जी से उससे बात भी करना पड़ती है। और मेरे जैसा जिम में जब जाता है तो वो तो अपने ट्रेनर को साथ लेके फिरता है कि अच्छा इसको क्या करूं, डेली इतने सालों से वही कुछ हो रहा है, लेकिन नहीं इसको क्या करूं ये भी बताओ। भाई क्यों हम अगले को पैसे दे रहे हैं ना? नहीं, अगले को हम क्यों पैसे दे रहे हैं? अगर हम उसको पैसे दे रहे हैं तो हमने उसकी मिज निकालनी है। नहीं, मेरा ये अगर उसकी मकसद नहीं मिज है। नहीं निकालेंगे, अच्छा, मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरा मकसद क्या होता है। मेरा मकसद ये होता है कि कुछ देखिए गलत ना कर लूं, एग्जैक्टली मैं अपना कोई क्योंकि tissue एक tear आपने नहीं इंजरी करना कर ली ना चाहती। जिम हाँ, में, तो आप 6 महीने के लिए भी फ्री हो, फारिग हो सकते हैं एक्सरसाइज बिल्कुल से। ऐसे ही। और अच्छा, एक और चीज़, जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे होते हो, अब जैसे कि अगर आपने जाना है किसी कंपटीशन के लिए,
तो उसमें फिर क्या करते हो, उसमें किस तरह जो आपको मैनेज करते हो? उसके लिए अभी जैसे मैं कंपटीशन खेलने जैसा ये गया, लास्ट अभी करके आए तो उसका ही इसमें बता मैंने वो दो। 10 दिन का गैप था, तो फिर मैं वापस आया तो मुझे वो 10 दिन एडजस्ट करने पड़े हैं सबके साथ, ओह, मुझे कंपनसेट करने पड़े नहीं हैं। वो तो ठीक है, लेकिन बेटे किसी भी इंटरनेशनल कंपटीशन का हिस्सा बनना है तो उसकी एक तैयारी होती है, उसका एक खर्चा होता एक्चुअल में मुझे पता है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब लास्ट टाइम मैं जब 2022 में कंपटीशन खेलने गया था ना, तो वो मेरा फर्स्ट कंपटीशन था और उसमें मेरे साथ 2 इंडियन कंपोनेंट थे और वो जीत गए और मैं लाइक ब्रॉन्ज मेडल हो गया। तो उसके बाद वो मेरे लिए कुछ ज़्यादा पर्सनल भी हो गया था कि लाइक एक फ़र्स्ट कंपटीशन खेला हूँ और ब्रॉन्ज मेडल जीता हूँ और मेरे साथ में इंडियन कंपोनेंट्स वो मुझसे जीत गए। तो उसके बाद वो वाली मोटिवेशन ने मुझे फिर किसी भी सिचुएशन में ट्रेनिंग करने पे लाइक मैं ट्रेनिंग करता रहा, मुझे कोई इस प्रॉब्लम नहीं आ रहा था कि कोई मेंबर आ गया है या मेरी ऑफ हो रहा है। मुझे जहाँ पे ट्रेनिंग क्लब मिला मैं वहाँ पे जाके ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन फिर वो 2024 में अभी मेरे साथ जो 2 कंपोनेंट थे वो इंडियन थे और मैं गोल्ड में था, फर्स्ट पे था, वो हिसाब बराबर किया मैंने उनका। तो मेरे लिए ये पर्सनल मोटिवेशन मेरी ये थी। ओके, अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स किचन में भी नज़र डालनी है कि क्या सिचुएशन है, एंड देन ऑफ कोर्स अब नेक्स्ट किन चीज़ों के लिए तैयारी कर रहे हो, और ब्रेक के बाद और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। देखो कर ली, अब हर बंदा कहता है कि एथलीट की एक शेल्फ लाइफ होती है। मुझे ये बात फ़नी इसलिए लगती है क्योंकि अब तो साइकिलिंग में भी 70 का एज लिमिट डाल दी है, तो आप एज एन एथलीट अब सारी ज़िंदगी भी कर सकते हैं, बट आपको ऑब्वियसली अपनी एरियाज़ को शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप नहीं कंटिन्यू कर सकते एक एज के बाद, हड्डियाँ जवाब दे जाती हैं। लेकिन क्या ये फैक्ट्स हैं, क्या सिचुएशन है, क्या स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में भी कोई एज लिमिट्स हैं, और फिर आगे इधर से क्या, यहाँ से अब आगे अगर मोहम्मद उस्मान कुछ करना चाहते हैं तो वेयर कैन ही गो फ्रॉम हियर, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। इनके सिवा जाना कहाँ, ढलती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, 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 दिल और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, ढलती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल। भाई क्या बात है इकबाल भाई, बस क्या बात है आपकी। जग्गू भाई ना होते तो आपका कुछ नहीं हो सकता था। ये आपको जग्गू भाई बचा रहे हैं बार बार, वरना आप लूज बॉल करा जाते हैं। और बात हो रही है जब हम पाकिस्तान की एंड प्राइड ऑफ पाकिस्तान की, तो हमारे साथ द ब्रिलियंट मोहम्मद उस्मान हैं जो कैप्टन हैं ऑफ द पाकिस्तान स्ट्रेंथ लिफ्टिंग टीम। उस्मान से बात कंटिन्यू करेंगे, लेकिन किचन में भी नज़र डालनी है। जी दाल ये बात मखनी, जी क्या कर रही हैं आप जी? दाल मखनी बिल्कुल तैयार है और इसके साथ तड़के वाले चावल, और दाल मखनी की भी टेंशन आज हमने दूर कर दी, रेस्टोरेंट स्टाइल वाली। रेस्टोरेंट स्टाइल वाली, बिल्कुल। तो अब आप वो भी घर पे बना सकते बिल्कुल हैं। बना सकते हैं। अल्टीमेटली वही वाली बात है। अब देखिए ना उस्मान, आप बात कर रहे थे फ्रॉम अ ट्रेनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, घर पे बनी हुई दाल और रोड के साइड पे ढाबे की दाल, घर पे बना हुआ टिक्का, बाहर से लिया हुआ टिक्का, कहने को दोनों हेल्दी चीज़ें, लेकिन फ़र्क है। फ़र्क है। ये इसकी एग्जांपल हम ऐसे भी ले सकते हैं। घर में अगर गार्डन में आपके एक फ्लावर लगा हुआ है और कहीं बाहर गली में कूड़ा करकट में लगा हुआ है, तो उसमें फ़र्क है। उसमें बिल्कुल है। अच्छा उस्मान, अब ये मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि अब किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो इस वक्त ऑन ग्राउंड, क्या प्लान है? अभी एक्चुअल में जो मेरा पहले फर्स्ट गोल था ना, वो इंटरनेशनल मेडल का था और वो गोल्ड मेडल का था। वो मैंने मेरा कंप्लीट हो गया। मुझे लगता है कि 15 इयर्स के करियर में मेरा जो चीज़ मिसिंग थी ना, वो एक गोल्ड मेडल था। तो अब ये कंप्लीट हो गया। अब इसके अलावा वो मतलब ये फील्ड आप हमेशा साथ नहीं लेके चल सकते हो, इंजरीज़ को आप हमेशा मैनेज नहीं कर सकते हो। तो जब
नेक्स्ट टाइम मेरा पहले प्लान था इसका कि नेक्स्ट टाइम मैं जब जाऊंगा ना तो रिकॉर्ड अटैम्प्ट करने जाऊंगा, क्योंकि गोल्ड मेडल तो मैंने विन किया है। तो नेक्स्ट टाइम मैं जो मेरे इवेंट थे वहाँ पे रिकॉर्ड अटैम्प्ट करूंगा। तो उसके बाद आगे फर्दर जो अपना मेरा करियर है उसी को आगे लेके चलूँगा। आगे या तो अपना पार्टनरशिप पे जिम लॉन्च करूँगा या स्टूडियो लॉन्च करूँगा। बिकॉज इसमें क्या कोई एज का लिमिट होता है उस्मान? नहीं, मैटर करता है। लाइक वैसे जो ओलंपियंस मैं है तो ना, ऐसे भी ट्रेनर्स को मिली हूँ उस्मान जो 40 प्लस है और वो ट्रेनिंग और वो पार्टिसिपेट करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी नेचर क्या है गेम की। लाइक वेट लिफ्टिंग की एज लाइक हार्डली आप 40 तक चले जाओगे। जो ओलंपियंस हैं वो इस एज तक जाते हैं। लाइक 4 साल या 2 साल का टेन्योर कंपटीशन के लिए वो मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। 1-1 केजी या 2-2 केजी वेट बढ़ाने के लिए आपको 2-2 साल लग जाते हैं, तो वो मुश्किल है। तो आपने सिर्फ चर्बी नहीं चढ़ानी है, आपने मसल गेन करना है, आपने मसल मेमोरी डेवलप करनी है और उसके बाद एक्स्ट्रा वेट उठाना है। लाइक अगर आपने 200 उठाया, 205 उठाने के लिए आपको दोबारा से उससे मतलब एफर्ट ज़्यादा पुट करनी पड़ेगी, तो वो मुश्किल हो जाता है। तो नेक्स्ट मेरा प्लान है आगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप पे वो रिकॉर्ड के लिए जाऊँ कि रिकॉर्ड अटैम्प्ट करूँ। इस मरतबा मैंने रिकॉर्ड अटैम्प्ट किया था, लेकिन वो टूर बड़ा हेक्टिक था मेरा। 36 घंटे की मेरा ट्रैवल था जब वहाँ पे ओस्कीमोन पहुँचा। वाओ। तो उसमें मेरा वेट भी नीचे आ गया था, उस पर उसके वहाँ पे जाके जोर भी लगाना था, तो वो मुश्किल था। तो ये इस कहीं ना कहीं ये चीज़ डिस्करेज भी करती है। लाइक अगर आप खुद से कर रहे हो, खुद से करने का मतलब ये है कि आपने वो वाली टिकट बुक करवाना है जो सबसे सस्ता है, जहाँ पे बहुत स्टे मिल रहा है रास्ते 50 में। स्टॉप ओवर आपके होंगे। हाँ, तो और वो फिर खज्जल होते हुए आप वहाँ पहुंचे, क्योंकि अब सस्ता देखें अगर 2 लाख का टिकट और 8 लाख के टिकट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 2 लाख का टिकट तो मिल जाएगा, लेकिन वो आपको इतना खज्जल करते हुए एक से दूसरी जगह पहुंचाएगा कि आपकी मेज निकल गई होगी। अब वहाँ पे आपने खाना पीना, अपनी खुराक भी देखनी है, आपने स्टे भी आप लोग देखते हैं या स्टे वो सब कुछ हमने, इवन के कंपटीशन की पार्टिसिपेशन फीस भी होती है, कंट्री एफिलिएशन फीस भी होती है, सब कुछ देना पड़ता है। अब जैसे मैं गया हूँ पहले दुबई में 10 घंटे का स्टे था, फिर उसके बाद 5 घंटे की फ़्लाइट आस्ताना की, वहाँ पे फिर रोड ड्राइव 12 घंटे की थी, फिर हम इस ओस्कीमोन सिटी में पहुँचे थे। तो इस तरह करके मैनेज किया था। ये चीज़ डिस्करेज करती है लास्ट में आगे आपको, तो फिर हमेशा एनर्जी सेम नहीं रहती है, फिर बंदा कहता है कि ठीक है इसको फिनिश करते हैं। उस्मान, आपका पैगाम व्यूअर्स के लिए, जो आपके फैंस हैं, जो आपके लिए दुआ गो हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? अच्छा, जितने भी लोग किसी भी स्पोर्टिंग एक्टिविटी पे आना चाह रहे हैं तो वो इसको एक लाइक पर्पस के लिए करें, ऐसे सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए ना करें, क्योंकि ये बहुत कम टाइम होता है जब आपने अपना फ्यूचर सिक्योर करना होता है। तो इसको एक पर्पस के लिए करें ताकि फ्यूचर में लाइक इसमें एक टर्म यूज़ होती है लर्न अर्न एंड रिटर्न। तो सबसे पहले आप कुछ सीखें, फिर उससे अपने घर वालों को सपोर्ट करें, उसके बाद आप फिर सोसाइटी के लिए लाइक अगर मैं हूँ, मैं फिर किसी को ट्रेन करूँगा, मैंने विन भी कर लिया, मैंने अर्न भी कर लिया, मैं किसी को ट्रेन करूँगा ताकि वो अपने ख्वाब आगे पूरे करे। तो कोई भी चीज़ है वो एक पर्पस के लिए करें, बगैर पर्पस के मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप लोग। सो वही वाली चीज़ है ना, फोकस के साथ ज़िंदगी में अगर हम आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, आपके गोल्स क्लियर होते हैं, तो ज़ैनब कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जो कामयाब नहीं हो सकता। और अगर उस फील्ड में नहीं तो उसके लगभग किसी एरिया में आप कामयाब हो ही जाएंगे। अब सिंपल सी बात है, इकबाल भाई को गाने का बड़ा शौक है, लेकिन हर बार बंदा सिंगर नहीं बन पाता। इकबाल भाई नहीं बन पाता, उसके लिए अच्छी आवाज़ चाहिए होती है। इकबाल भाई को अभी मैं तंग करी, बट व्हाट आई मीन इज के हर बंदे का अपना एक रोल होता है ज़िंदगी के अंदर, और हर बंदा अपने एंड पे एफर्ट कर सकता है। जो चीज़ करें दिल लगा के करें, मेहनत से करें और 100% उसको दे दें, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में कोई रिग्रेट नहीं होगा। फिर आप कामयाब हो, नाकामी फेस करनी पड़े, एटलीस्ट यू डिड योर बेस्ट। और हम यही उम्मीद रख सकते हैं किसी से भी। मोहम्मद उस्मान, ब्लेस यू, congratulations, Thank you so much. very very proud of you and best of luck for the future. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको एज अ गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन यहाँ पे देखेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे हम आज के शो को कंक्लूड करेंगे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज का शो का हिस्सा बनने का, आपका शुक्रिया शो देखने का। ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।